मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, बीए पार्ट थर्ड की क्लास में हम लोग अमेरिका की विदेश नीति पढ़ रहे हैं और हमने 2008 तक की विदेश नीति पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे 2009 से 16 तक की अमेरिका की विदेश नीति और उस समय राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति बराक ओबामा। हमने इससे पूर्व पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्य रूप से अमेरिका की जो विदेश नीति थी वो विदेश नीति साम्यवाद के परिरोधन की थी, क्योंकि विश्व में शीत युद्ध शुरू हो गया था और इस कारण से जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो निरंतर साम्यवादी प्रभाव को कम करने से संबंधित नीतियां बना रहे थे और इसी के आधार पर वो विश्व में संबंधों को विदेशी नीतियों को अपनी अंजाम देते थे। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी विदेश नीति किस तरह से बनाई और अमेरिका को विश्व में क्या स्थान दिलाया। 20 जनवरी 2009 को जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शपथ ली तो एक नए युग का शुरुआत एक तरह से हुआ, क्योंकि उन्होंने जो भविष्य में जो चुनौतियां सामने दिख रही थी उनको समाप्त करने के लिए एक तरह से वादा किया और ख़ास करके मुस्लिम देशों के साथ पारस्परिक हित और सम्मान के आधार पर नए संबंध बनाने की बात कही। क्योंकि इससे पूर्व इराक और अफ़गानिस्तान में जो युद्ध हुए और इजरायली जो हमले हुए उनके कारण मुस्लिम देशों में अमेरिका के प्रति काफ़ी गुस्सा था। तो ये इस गुस्से को कम करने के लिए और इन देशों के साथ काफ़ी हद तक संबंधों को सुधारने के लिए अमेरिका ने नई तरह की नीति बनाना शुरू किया। हम देखते हैं सबसे पहली जो उनकी विदेश नीति की विशेषता है उसमें ईरान के साथ उनके संबंध। ईरान के साथ बराक ओबामा ने पिछले राष्ट्रपतियों के विपरीत दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वहाँ की जनता को शांति का संदेश दिया। राजनीतिक उनके जो नेतृत्व थे उससे बातचीत की इच्छा व्यक्त की और ये भी कहा कि अगर ईरान परमाणु गतिविधियों पर रोक लगा दे तो वो ईरान से सीधी बातचीत कर सकते हैं। यानी एक तरह से ईरान के साथ संबंधों को सुधारने की बात उन्होंने कही। अफ़गानिस्तान में भी तालिबान को ईरान की मदद के बिना मात नहीं दी जा सकती थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि अमेरिका इराक में पूर्ण रूप से शांति बहाली के लिए ईरान के सहयोग को पाना चाहता था। एशिया के प्रति भी जो नज़रिया था वो काफ़ी हद तक बदला। पिछले 50 वर्षों में पहले विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन थी जिन्होंने एशिया को यात्रा के लिए सबसे पहले चुना। इससे पहले सामान्य तौर पर जो नए विदेश मंत्री बनते थे वो या तो यूरोप की यात्रा पर जाते थे या मध्य पूर्व की, लेकिन ये पहली बार हुआ जब 15 से 22 फरवरी 2009 जापान और इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और चीन की यात्रा हिलेरी क्लिंटन ने की। एशिया में जापान अमेरिका का घनिष्ठ मित्र रहा और यहाँ पहुँच करके विदेश मंत्री ने अमेरिका के चीन के साथ, जापान के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात पर बल दिया। दक्षिण कोरिया में भी पूर्वी एशिया में अमेरिका के साथ सहयोग की बात की। क्लिंटन की इंडोनेशिया यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रही और ये यात्रा काफ़ी हद तक अमेरिका की मुस्लिम देशों में जो खराब छवि थी उसको सुधारने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है। अगर हम देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है तो वहीं पर ओबामा जो थे राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के वो भी कुछ साल वहाँ बिता चुके थे। चीन के विदेश मंत्री यांग जीची और हिलेरी क्लिंटन के बीच उच्च स्तरीय राजनयिक संबंध पहली बार हुआ और दोनों ने आमने सामने बैठ करके बातचीत की। इस यात्रा के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन, ताइवान को अमेरिकी सैन्य सहायता, तिब्बत की स्वायत्तता जैसे हालांकि बहुत से जटिल राजनीतिक मुद्दे थे जिन पर चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो नए समीकरण विश्व में बनते जा रहे थे वो चीन के साथ साथ अमेरिका की भी ज़रूरत थी और इसलिए ऐसे में
चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ के साथ हिलेरी क्लिंटन ने गुप्त वार्ताएं की, जिसे एक सहयोगी और सकारात्मक दौर शामिल करने की नीति माना जाने लगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रति भी बराक ओबामा के काल में एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया। अफगानिस्तान में 30,000 अतिरिक्त फौजी भेजे गए उसे बचाने के लिए तालिबान से। इसके अलावा 4,000 फौजी सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करने की बात कही गई। तो वहीं पाकिस्तान को आर्थिक दिवालियेपन से निकालने के लिए 5 वर्ष तक आर्थिक मदद देने की बात की गई, जो उस समय मिल रही मदद का 3 गुना था। इसे डाउन पेमेंट की संज्ञा दी गई। हालांकि यहाँ भी ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण थी कि ऐसा नहीं था कि बराक ओबामा ये नहीं जानते थे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान में उग्रवादी घर बनाए बैठे हैं, और इसीलिए ओबामा ने कहा था कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों सेफ हेवन हैं, सुरक्षित पनाहगार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आर्थिक सहायताएं दी। विश्व बैंक ने भी बगैर ब्याज के $500 मिलियन का कर्ज पाकिस्तान को दिया। इसके अतिरिक्त 2014 में अफ़गानिस्तान से नाटो सेनाओं की वापसी के बाद भी अमेरिका के 9,800 सैनिक अफ़गानिस्तान में तैनात रखे गए, जो अलग अलग भूमिकाओं में काम कर रहे थे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना अफ़गानिस्तान से संबंधों को सुधारने में हुई। ये थी मई 2012 में राष्ट्रपति बराक ओबामा की अफ़गानिस्तान की अचानक यात्रा। इस यात्रा में अफ़गानी राष्ट्रपति कारजाई के साथ एक समझौता किया गया, जिसमें नाटो की सेनाओं की वापसी के बाद भी अमेरिका की मौजूदगी वहाँ पर रहेगी, ये प्रावधान रखा गया। अब देखते हैं भारत के प्रति नीति। भारत के प्रति सकारात्मक नीति रही बराक ओबामा की, और अमेरिका की नीतियों में परिवर्तन आया। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक वार्ता का पहला दौर 4 जून 2010 को वॉशिंगटन में हुआ। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, निशस्त्रीकरण, नाभिकीय प्रसार, सुरक्षा परिषद में सुधार, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, ये जो क्षेत्र हैं इनमें पारस्परिक सहयोग के लिए चर्चाएं की गई। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के मामले में भी अमेरिकी रुख में नरमाई का संकेत दिया गया। 2009 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा की। 24 नवंबर को राष्ट्रपति ओबामा के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते थे: वैश्विक सुरक्षा का विस्तार और आतंकवाद से मुकाबला, सूचनाएं साझा करना और क्षमता निर्माण, शिक्षा और विकास, स्वास्थ्य, आर्थिक व्यापार, और छठा है कृषि और हरित सहयोग। दोनों देशों के बीच आतंकवाद से मुकाबले के लिए भी एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। तो इस तरह से ये समझौते हुए जो सुरक्षा से संबंधित थे, आतंकवाद को खत्म करने से संबंधित थे, आर्थिक व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा विकास से संबंधित थे, कृषि से संबंधित थे। नवंबर 2010 में ओबामा ने 3 दिवसीय भारत की यात्रा की, और पहले ही दिन दोनों देशों में 20 समझौते हुए, जिनसे अमेरिका में रोजगार के लगभग 50,000 नए अवसर सृजित हो सकते थे। राष्ट्रपति ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारत डायनामिक्स लिमिटेड पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी। बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 45 सदस्यीय नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की पूर्ण सदस्यता का अमेरिका ने समर्थन किया, और फिर से एक बार दोहराया गया सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन। भारत के निर्यात में वृद्धि हुई। 2014-15 के दौरान अमेरिका को 42 से 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि का सामान निर्यात किया गया। तो भारत ने निर्यात जो टोटल जो निर्यात था भारत का, उसका 13.67% था। अमेरिका से भारत ने 21.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। ओबामा प्रशासन की हालांकि कुछ नीतियां ऐसी थीं
जो बहुत हद तक भारत के पक्ष में नहीं थी, जिसमें वीज़ा से संबंधित नीति थी। जो कंपनियां अमेरिका से बाहर आउटसोर्सिंग कर रही थी उनको मिलने वाली टैक्स रियायतें ओबामा ने बंद कर दी। वैश्विक मंदी की वजह से भारत की जो छोटी छोटी कंपनियां थीं उन पर नकारात्मक असर इसका देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क पहुंचे और भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया। इसके अतिरिक्त यात्रा के 5वें दिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने शिखर बैठक की और इसमें आर्थिक रक्षा, कारोबार और निवेश के मुद्दों पर वार्ताएं हुई। दोनों ने आतंकवाद पर चिंता जताई और सिविल न्यूक्लियर डील की बाधाओं को समाप्त करने पर भी सहमति जताई। इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण जो बात इसमें हुई वो थी अमेरिका भारत के प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय में नॉलेज पार्टनर और भारतीय नौसेना का टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में सहयोग देने को तैयार हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अमेरिका ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया भारत के प्रति। और एक और महत्वपूर्ण घटना इस दौरान हुई और वो है 26 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में जो भारत का गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ, उसमें अमेरिका का कोई राष्ट्रपति पहली बार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुआ और वो हैं बराक ओबामा। तो इस तरह से काफ़ी हद तक हम ये कहें कि बराक ओबामा के काल में भारत के साथ में संबंधों में काफ़ी हद तक सुधार आने लगा। अब देखते हैं अमेरिका और रूस के मध्य क्या महत्वपूर्ण बातें थी। हम ये जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों के संबंध में बहुत ज़्यादा खटास थी और शीत युद्ध शुरू हुआ था। सैनिक अड्डे दोनों बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन 8 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद 6 जुलाई 2009 को मॉस्को में एक वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्ता थी ये। इस वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मॉस्को गए और दोनों के संबंधों में बहुत नरमी आई और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए दोनों देश सहमत हुए। सबसे बड़ी जो उपलब्धि है इस काल की वो है परमाणु हथियारों की कटौती संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर। यह स्टार्ट संधि के स्थान पर नया समझौता था, जिसमें ये कहा गया कि परमाणु हथियारों की संख्या घटाकर 1,500 की जाए और इसी तरह से बैलिस्टिक मिसाइलों की अधिकतम स्वीकृत संख्या में भी कटौती करने के लिए दोनों देश तैयार हो गए। 5 दिसंबर 2009 को स्टार्ट संधि की समय सीमा समाप्त होनी थी, उससे पहले ही ये नई संधि कानूनी रूप से लागू हो गई। एक और जो समस्या थी उसको भी हल इस समय किया गया और वो था कि अफ़गानिस्तान में सैनिकों को सामान पहुंचाने के लिए अमेरिका और नाटो के सैनिकों को रूसी वायु क्षेत्र चाहिए था। इस शिखर वार्ता में रूस ने अपना वायु क्षेत्र भी देने की अनुमति दे दी। इस तरह से अफ़गानिस्तान में जारी युद्ध में अमेरिका का साथ निभाने को एक तरह से रूस सहमत हो गया, लेकिन इसके बदले में ओबामा को भी मध्य यूरोप में मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती की योजना के मामले में दबाव के आगे झुकना पड़ा। तिब्बत के प्रति नीति में हम देखें तो अमेरिका ने जब नवंबर में 2009 में राष्ट्रपति के रूप में चीन की यात्रा बराक ओबामा ने की तो तिब्बत को चीन का हिस्सा पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और दलाई लामा को चीन और तिब्बत के बीच तनाव कम करने के लिए एक तरह से हिमायत की इस बात की। नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन अप्रैल 2010 2 दिवसीय संपन्न हुआ। इसमें परमाणु शक्ति के अवैध प्रसार, तस्करी, आतंकवादियों के हाथ पड़ने से उत्पन्न खतरे पर विचार करने के लिए ये हुआ। बराक ओबामा ने इसकी पहल की थी। 47 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। भारत सहित 47 देशों ने परमाणु प्रौद्योगिकी या सूचना के अवैध हाथों से पड़ने से रोकने और इस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रभावी सहयोग का संभाव्य सम्मेलन किया। इसके साथ साथ इराक में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था, जिसे
2010 में समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। 1 सितंबर 2010 में ये जो इराक के तानाशाह थे सद्दाम हुसैन, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए ये शुरू किया गया था, लेकिन इसको बराक ओबामा ने समाप्त कर दिया। एक बहुत बड़ी घटना, यानी एक तो ये घटना थी और एक बहुत बड़ी घटना जिसके कारण वो अब एक देश के नेता बन गए थे, अमेरिकी देश के नेता बन गए थे और विश्व में शांतिपूर्ण एक तरह से कार्य उन्होंने किया, शांति स्थापित करने के लिए कार्य किया। वो था अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारना। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 जो 11 सितंबर 2001 को हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन, वो 1 से 2 मई की मध्य रात्रि 2011 में पाकिस्तान में मारा गया। और इस ऑपरेशन की सफलता की घोषणा खुद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की। इस पर 10 वर्षों तक अरबों डॉलर खर्च किए गए खोज करने में, और इस ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद ओबामा की छवि जो थी वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो गई। नाटो हमले के बाद पाकिस्तान के साथ अमेरिकी संबंध बिगड़ गए, और वो इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि पहले कभी भी इतने बिगड़े हुए नहीं रहे थे। अमेरिकी विशेष बल के एक सदस्य रेमंड डेविस ने लाहौर में ISI के 2 एजेंटों को मार दिया, और ये दोनों देशों के बीच उनकी जो गिरफ्तारी हुई दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बन गया। नवंबर 2011 में नाटो हमले में 2 दर्जन से ज़्यादा पाक सैनिक भी मारे गए, और इस तरह से भारत पाकिस्तान के संबंध बिगड़ते चले गए। अफगानिस्तान के लिए नाटो की सप्लाई लाइन रोकी पाकिस्तान ने, और अमेरिका को शम्सी एयरबेस 15 दिन में खाली करने को कह दिया। इसके परिणाम स्वरूप 14 दिसंबर 2011 को अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने पाकिस्तान को $70 करोड़ की जो मदद देने का प्रस्ताव था, जो मिल रही थी उसको, उस विधेयक को पारित करने से रोक दिया। उस पर जो विधेयक था उस पर रोक लगाने के लिए विधेयक को पारित कर दिया। क्रीमिया का जो मसला था, रूस के विरुद्ध उसमें अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए। 26 फरवरी 2014 को हथियारबंद रूस समर्थकों ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 99% लोगों ने क्रीमिया को रूस में शामिल करने के पक्ष में मतदान कर दिया। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय संघ इस जनमत संग्रह को मानने को तैयार नहीं था। 17 मार्च 2014 को क्रीमियाई संसद ने यूक्रेन से अलग होने की घोषणा कर दी और क्रीमिया रूसी संघ में शामिल हो गया। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस के विरुद्ध प्रतिबंध आरोपित कर दिए और रूस को G8 से भी निलंबित कर दिया। अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंधों का शुरू होना एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना रही, क्योंकि जब फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में क्रांति हुई साम्यवादी, तो साम्यवाद अमेरिका के द्वार आ गया था। सैनिक अड्डे स्थापित करने की घोषणा जहां रूस ने की, वहीं बहुत ज़्यादा तनाव हुआ था। दोनों देशों के मध्य, यानी अमेरिका और रूस के मध्य हॉटलाइन बिछी और इस तरह से इस मामले को सुलझाया गया। 2015 में अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंध शुरू हुए। ये बराक ओबामा के काल के विदेश नीति की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच 50 दशकों से राजनयिक संबंध टूटे हुए थे। दोनों देशों के दूतावास हवाना में फिर से शुरू हुआ और अमेरिका में फिर से शुरू हुआ। अमेरिकी सरकार के आग्रह पर जिन नौसैनिकों ने 1961 में अमेरिकी झंडे को झुकाया था, उन्होंने ही फिर से उसे लहराने का काम किया। 18 महीने तक चली गुप्त वार्ताओं के बाद बराक ओबामा और क्यूबा के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2014 में फिर से संबंध बनाने के लिए सहमति दे दी, और इस तरह से दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोले और सकारात्मक रूप से दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की बहाली की घोषणा कर दी। इस तरह से शीत युद्ध के समय से जो दुश्मनी या अदावत चली आ रही थी, उस दिशा में ये उसे ख़त्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना और हुई, ये थी 2016 20 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा क्यूबा की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुँचे। ये
अमेरिकी राष्ट्रपति की 88 साल बाद, किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की 88 साल बाद पहली यात्रा थी और इसके माध्यम से एक तरह से अमेरिकी महाद्वीप में एक नया इतिहास लिखा गया। उत्तरी कोरिया पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, कड़े प्रतिबंध लगाए। भारी संख्या में इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस ने मतदान किया और इसका कारण था ताज़ा परमाणु बम परीक्षण और इसके लिए उत्तर कोरिया को दंडित किया गया। पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देने का निर्णय किया गया 2016 फरवरी में और भारत ने हालांकि इसका बहुत विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को ये विमान देने का निर्णय किया गया। ये विमान जो थे ये बहुत विशेष प्रकार के विमान थे जो हर मौसम में और रात में भी काम कर सकते थे। पाकिस्तान को इन विमानों की पूरी जो रकम थी, जो पैसा था, वो चुकाना था, लेकिन वो इसे चुका नहीं पाया और अमेरिका ने अमेरिकी कांग्रेस के दबाव में मई 2016 में ये सौदा निरस्त कर दिया। परमाणु शिखर सम्मेलन 1 अप्रैल 2016 में हुआ, चतुर्थ परमाणु शिखर सम्मेलन था। इसका उद्देश्य था सैन्य उपयोग की सामग्री में कमी लाई जाए, इस बात के लिए विभिन्न देशों को तैयार किया जाए। इसे भी राष्ट्रपति बराक ओबामा की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है और 2009 से बराक ओबामा के काल में परमाणु क्षमता वाले जो यूरेनियम थी उसको विभिन्न राष्ट्रों द्वारा नष्ट किया जा चुका था 2965 किलोग्राम से अधिक, जिससे 100 से अधिक परमाणु बम बनाए जा सकते थे। एक और मसला था उनके काल में, वो था दक्षिण चीन सागर का मसला, क्योंकि दक्षिण चीन सागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चीन वहाँ अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, उसमें अपना दखल कर रहा था। इस कारण से दोनों देश यानी चीन और अमेरिका के मध्य तनाव हुआ और चीन को चेतावनी दी अमेरिका ने कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की मिसाइल लॉन्च ना करे, किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी चीन ने वहाँ सेना तैनात की, मिसाइल लॉन्च की और इस तरह से दक्षिण चीन में ज़बरदस्त इस दौरान तनाव रहा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 7 दिवसीय 8 जून 2016 को यात्रा की। इसमें काफ़ी सफलता मिली और ये 7वीं बार ओबामा से मिल रहे थे और मोदी जी की ये चौथी अमेरिकी यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान जो सबसे बड़ी सफलता भारत को मिली वो थी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के सदस्य भारत को शामिल करने के लिए तैयार हो गए, जिससे आधुनिक टेक्नोलॉजी इस भारत को मिल सकेगी और अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के लिए भारत का समर्थन किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित भी किया और अमेरिकी कंपनियां भारत में 6 परमाणु संयंत्र लगाने को तैयार हुई। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में भविष्य में $45 अरब का निवेश करने की बात कही आगामी 3 वर्षों में। इसे भारत अमेरिकी रिश्ते का सबसे सुनहरा दौर कहा जा सकता है, ऐसा भारत के पूर्व राजदूत रहे नरेश चंद्रा का मानना था। तो कुल मिलाकर के बराक ओबामा एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने कई युद्धों का लंबे समय तक सामना किया। वो युद्ध उनके समय शुरू हुए ऐसा ज़रूरी नहीं था, पहले से चले आ रहे थे, लेकिन इन युद्धों का हल निकाला। शांति स्थापित करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वे सैन्य कार्यवाही को एक ऐसे हथियार के रूप में मानते थे जिसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरत होने पर ही करना चाहिए, सबसे पहले हथियार के रूप में नहीं करना चाहिए। एग्रेसिव नीति नहीं थी उनकी। कुल मिलाकर के 7 देशों में उन्होंने सैन्य कार्यवाही की। इसके अलावा उन्होंने शांति स्थापित करने की दिशा में बहुत ज़्यादा कार्य किया। तो उनके समय में विश्व में शांति स्थापित होने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। धन्यवाद।